रात के 11 बजे का समय था। गांव के बड़े चौक पर एक समारोह चल रहा था। चौक के बीचों बीच किसी देवी की मूर्ति लगी थी और उस मूर्ति के चरणों में चांदी का एक छोटा बक्सा रखा था। उसके बराबर में एक खूबसूरत सी स्त्री खड़ी थी और ठीक सामने 4 लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 25 के आसपास होगी। उन सभी के चेहरों पर नकाब लगा था और गांव के बाकी सभी लोग सिर्फ तमाशबीन थे। मेरी आवाज अच्छी नहीं है कल्याणी बुआ। ये तुम नहीं, वो तय करेंगी। ये कहकर उस औरत ने मूर्ति के आगे हाथ जोड़े। शुरू करो। उसके इतना कहते ही सभी लड़कियों ने एक साथ गाना शुरू किया। ऐ शानमुखी देवी बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शानमुखी देवी बिगड़ी मेरी बना दे। ये सभी लड़कियां इसी तरह से गाना गा रही थी। बाकी सभी लोगों के चेहरे पर भी अजीब सा डर था, लेकिन फिर भी इनका गाना रुक नहीं रहा था। तभी हवा का रुख बदल गया। धीरे धीरे गाना गाने वाली 3 लड़कियां बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और अब सिर्फ वो एक ही लड़की गाना गा रही थी। ऐ शानमुखी देवी बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शानमुखी देवी बिगड़ी मेरी बना दे। राधा, तुमको चुना गया है, तुम खुशनसीब हो। ये कहकर उस औरत ने बक्से को देखा तो अब उसके अंदर अब एक नीला नग आ चुका था जो कि चमचमा रहा था। शानमुखी देवी ने हमारी सुन ली। सभी एक साथ बोलते हैं, शानमुखी देवी की जय हो, शानमुखी देवी की जय हो। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी राधा को न जाने क्या सूझी। उसने उस बक्से को उठाया और वहां से गांव की तरफ भाग गई। अरे, ये कहाँ जा रही है? पकड़ो उसे। गांव के कुछ लोग राधा का पीछा करने को भागे, लेकिन तभी तेज हवाओं ने उन्हें दूर फेंक दिया। कल्याणी ये देखकर बेहद डर गई। राधा नग को लेकर भाग गई। ये ठीक नहीं हुआ। अब निषिडक का प्रकोप हम सब पर बरसेगा, हम सब पर बरसेगा। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सभी गांव के लोग अपने अपने घरों को भागने लगे। सुनील भी जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ा रहा था। सुनील, कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर वो हैरान रह गया। बिंदिया तो घर पर थी, लेकिन उसकी आवाज पीछे से कैसे आ रही है? सुनील, हमें बचाइए, ये मुझे मार देगा। ये सुनकर सुनील ने पीछे पलटकर देखा तो उसकी बीवी सामने खड़ी थी। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी। हे भगवान! वो अचानक से सुनील पर झपटी और तभी सुनील की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसकी चीख सुनकर कल्याणी और उनके साथ चल रहे सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। तभी झाड़ियों से एक चीज उड़ती हुई उनके पैरों पर आ गिरी और उसे देखने पर इन सभी का दिल दहल उठा, क्योंकि वो सुनील का कटा हुआ सर था। इस तरफ राधा भागती हुई गांव के मुख्य द्वार पर पहुंची और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे, ये राकेश कहाँ रह गया? उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। राकेश नहीं होगा तो मैं अपने काम को अंजाम कैसे दे पाऊंगी? उसने कुछ देर तक वहां रुककर इंतजार किया, लेकिन जब उसे गांव के लोगों के आने की आहट सुनाई दी तो वो वहां से भाग निकली। 21 साल बाद जानवी के पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था और वो अपनी मां के साथ भीमनगर गांव में रहती थी। उसकी उम्र जैसे ही 20 साल हुई तो उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और अब वो 3 महीने से लगातार बीमारी में ग्रस्त थी। एक दिन इसी चिंता में जानवी अपने 2 दोस्त विशाल और आदित्य से बात कर रही थी। इतने वैद्यों हकीमों को दिखा लिया, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ खा पी रही हैं, लेकिन ना कुछ बोल रही हैं, ना ही बिस्तर से उठती हैं। बस बार बार अलमारी की तरफ देखती रहती हैं। जानवी, तुम फिक्र मत करो,
अगले महीने मैं शहर जा रहा हूं। वहां जाकर तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बड़े डॉक्टर से बात करूंगा। मुझे यकीन है अच्छे डॉक्टर के इलाज से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। जानवी अपनी माँ को ठीक देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर जा सके। एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई दी। माँ! वो माँ को पुकारती हुई उनके कमरे में पहुंची तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसकी माँ बेड से बहुत ऊंचाई पर हवा में झूल रही थी। उसके दोनों हाथ और पैर मुड़ गए थे और फिर वो धड़ाम से बेड पर आ गिरी। माँ, ये आपको क्या हो गया? आप ठीक है? उसकी माँ के मुंह से अभी भी कुछ नहीं निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मंजर देखकर अब जानवी को यकीन हो गया था कि उसकी माँ की हालत के पीछे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। अगली सुबह उसने विशाल और आदित्य को सब कुछ बताया और ये दोनों गांव के एक मांत्रिक को बुला कर ले आए। मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। मांत्रिक ने जानवी के माँ के सर पर अपना दायां हाथ रखा और फिर काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। उसकी सांसें फूलने लगी थी, शरीर कांप रहा था। जानवी और ये दोनों उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। मधुपुर। मधुपुर? तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका रहस्य मधुपुर नाम की जगह पर ही जाकर पता चलेगा। अब ये कोई गांव है, शहर है, गली है या कोई इलाका, ये पता करना तुम्हारा काम है। मैं नाम से ज्यादा पता नहीं लगा पाया। वो जो भी है बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। ये सुनकर विशाल और आदित्य ने जानवी की तरफ देखा, जो कि अपनी माँ को देखकर आंसू बहा रही थी। इन दोनों ने अपनी जी जान लगा दिया और कई दिनों में जाकर पता चला कि जानवी, मधुपुर नाम का एक गांव है बिहार के करीब। मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। ये सुनकर जानवी की आंखों में एक उमंग दिखने लगी। ये तीनों अगली सुबह मधुपुर के लिए निकल गए और तकरीबन 2 दिन और 6 घंटे के सफर के बाद ये एक बड़े से गेट के सामने खड़े थे। वाह, क्या मस्त स्वाद है इसका। पता नहीं जो लोग मांस नहीं खाते वो जिंदा कैसे रहते हैं। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता। यार मुझे तो प्यास लग रही है, कोई पानी लेकर आओ ना। यार मयंक, हम लोग मुर्गा लेकर आए हैं, तू कम से कम पानी तो ले आ यार। ठीक है भाई, लाता हूँ। साला हाथों हाथ ताना मार रहा है। मयंक ने बोतल उठाई और अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मयंक, ये कैसी आवाज है? मयंक, मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो डिम्पल की आवाज है। अरे ओ भाई, कौन सी आवाज की बात कर रहा है तू? मयंक, इधर आओ ना। अरे ये डिम्पल की आवाज तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रही क्या? अरे भाई, कोई आवाज नहीं आ रही हमें। तेरे कान बज रहे होंगे। ये सुनकर मयंक ने तालाब की तरफ कदम बढ़ाया। मयंक, इधर आओ ना। ये सभी तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। इस बार जैसे ही मयंक को आवाज सुनाई दी तो उसने पीछे पलटकर देख लिया। उसने पाया कि पेड़ के नीचे सजी धजी एक लड़की खड़ी है। अरे वाह, डिम्पल! वो मुड़कर उस पेड़ की तरफ रवाना हुआ। अरे ये पागल किस डिम्पल की बात कर रहा है? हाँ, मुझे भी कोई लड़की नहीं दिख रही। मयंक उसके करीब पहुंचा। जान, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो तुमको ही याद कर रहा था। डिम्पल बस मयंक की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अरे क्या हुआ, बोलो तो सही। वो उल्टे कदमों से पीछे हुई तो मयंक भी उसके पीछे चला गया। अरे ये मयंक कहाँ चला गया? ये दोनों उठकर उस तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों से मयंक की कटी गर्दन उड़ती हुई आई और फिर इन दोनों के कदमों में आ गिरी। ये दोनों चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। उधर उसी समय जानवी भी विशाल और आदित्य के साथ गांव में पहुंच चुकी थी। ये गांव तो बहुत सुनसान लग रहा है। जानवी, एक बात ध्यान रखना, हमें गांव के लोगों को अपना यहाँ आने का मकसद नहीं बताना है। जब तक पता ना चल जाए कि जो कुछ भी तुम्हारी मम्मी के साथ हो रहा है उसका इस गांव से कुछ ताल्लुक है या नहीं।
ये तीनों कुछ कदम चलने के बाद एक जगह पहुंचे जहां पर कल्याणी के साथ कुछ गांव के आदमी और मयंक के दोनों दोस्त जमा थे। तुम लोग रात के समय जंगल की तरफ गए ही क्यों थे? पता है ना गांव में क्या चल रहा है। इन लोगों ने जैसे ही सामने से जानवी, आदित्य और विशाल को आते हुए देखा तो ये चुप हो गए। आप तीनों कौन हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते। जी, हम लोग असल में छतरपुर जा रहे थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई तो बाकी दोस्त उसे ठीक कराने का इंतजाम कर रहे हैं। कल्याणी इन तीनों को गौर से देखने लगी। मुझे वहां रुकने में डर लग रहा था, इसीलिए इन दोनों को लेकर यहाँ चली आई। क्या हम आज रात यहाँ पर रुक सकते हैं? आपको परेशान नहीं करेंगे। कल सुबह हमारे बाकी दोस्त हमारी गाड़ी को ठीक करवा कर ले आएंगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ रह सकते हो। मेरे घर में कई कमरे खाली हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी इन तीनों को अपने घर पर ले गई और उसने इन्हें एक कमरा दे दिया। मैं सुबह आप लोगों के लिए नाश्ता ले आऊंगी, ठीक है? ये कहकर वो वहां से चली गई। यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन हम लोगों को कल का पूरा दिन जितनी हो सके जानकारी लेनी है कि यहाँ ऐसा क्या चल रहा है जो ये औरत रात में जंगल जाने को मना कर रही थी। अगली सुबह ये तीनों गांव में घूमने निकले, लेकिन कोई भी इन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि गांव में सब कुछ ठीक है। रात को कल्याणी ने अपने साथ ही इनको खाना खिलाया और फिर बोली, आज तो तुम लोगों के साथी आने वाले थे ना? जी, आने वाले तो थे, शायद कल तक आएंगे। तभी डंका बजने लगा। समय हो गया है, क्रिया का समय हो गया है। ये सुनकर सभी गांव के लोग अपने घरों से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। क्रिया का समय हो गया है। तुम लोग इस समय इस गांव में हो, इसलिए तुमको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सुनकर जानवी और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गांव के लोगों के साथ ये चारों भी जंगल की तरफ हो लिए। उसी मूर्ति के पास, जिसके चरणों में आज भी एक चांदी का बक्सा रखा था और 4 लड़कियां जिनके चेहरे नकाब से ढके थे, वो सामने खड़ी थी। सभी एक साथ पुकार लगाओ। ये सुनकर गांव के सभी लोगों ने हाथों को जोड़ा और एक साथ बोले, शांतमुखी देवी, हमें क्षमा करे, हमारी रक्षा करे। शांतमुखी देवी, हमें क्षमा करे, हमारी रक्षा करे। उसके ठीक बाद ही उन चारों लड़कियों ने गाना शुरू किया। ऐ शांतमुखी देवी, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शांतमुखी देवी, बिगड़ी मेरी बना दे। ये सभी उस मूर्ति के सामने खड़े थे और बार बार उस चांदी के खाली बक्से को देख रहे थे। काफी देर तक गाना गाने के बाद वो चारों लड़कियां एक साथ रोने लगी और फिर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। शांतमुखी देवी अभी भी क्रोधित हैं। ये सुनकर सभी उदास चेहरों के साथ अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और अब इन तीनों के दिल में सवाल उठ रहे थे। आंटी जी, ये सब क्या था? क्या जानना चाहती हो तुम? यही जो कुछ हमने अभी यहाँ देखा। पहले उन लड़कियों ने गाना गाया, फिर रोने लगी और उसके बाद अपने उनको घर जाने को बोल दिया। इन सब का क्या मतलब है? ये सुनकर कल्याणी ने अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को पोंछा और फिर बोली, कई सालों पहले हमारे गांव पर निशिडाक का प्रकोप फैला था। निशिडाक रात के समय हमारे किसी जानकार या रिश्तेदार की आवाज में पीछे से हमें बुलाती है और वो हमेशा 3 बार आवाज लगाती है। अगर कोई 3 बार बुलाने पर एक बार भी पीछे मुड़कर देख लेता है तो उसकी जान ले लेती है। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक चीज है। हम सभी निशिडाक की वजह से बहुत डर में जी रहे थे। इससे बचने के लिए मैंने शांतमुखी देवी की उपासना की और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने उनको अपने गांव की परेशानी बताई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे गांव को हर परेशानी से दूर रखूंगी। उसके बदले तुमको बस एक काम करना होगा। हर 3 माह में तुम्हारे गांव की कन्याओं में से एक कन्या को मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी और उनका चयन उनकी आवाज से होगा। जिस लड़की का गीत मुझे सबसे मधुर लगेगा
मैं उसको अपने साथ ले जाने के लिए चुनूंगी। उसके बदले में तुमको एक नील नग मिलेगा। उस नग के तुम्हारे गांव में होने की वजह से अगले 3 माह तक तुम्हारे गांव में निषेधक या उसके जैसी कोई बुरी शक्ति नहीं घूमेगी। और फिर 3 माह के बाद जब उस नग का असर खत्म होने वाला होगा तो तुमको फिर से वही क्रिया करनी होगी। और फिर मैं उस नग को वापस लेकर उसकी जगह एक नया नग तुमको दे दिया करूंगी और एक नई लड़की को अपने साथ ले जाया करूंगी। इस तरह तुम लोगों की निषेधक से सुरक्षित रहोगे। इसलिए हम सभी अपने गांव में पैदा होते ही लड़कियों को गीत गाना सिखाते थे कि देवी को जिस लड़की की आवाज पसंद आए वो उसे लेकर अपनी दुनिया में चली जाए। और इसी तरह हमारे गांव की रक्षा हो रही थी। फिर क्या हुआ? जो अभी हुआ वो सब 21 साल पहले इसी तरह एक लड़की को चुना गया था। उस लड़की ने हीरे को चुरा लिया और गांव छोड़कर भाग गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये बात तो आज तक हम भी नहीं जान पाए। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिली नहीं। और फिर 3 माह के बाद जब फिर से क्रिया करने का समय हुआ तो हमारी क्रिया को करने के बाद भी देवी शानमुखी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि नया नग हासिल करने से पहले पुराना नग उनको लौटाना पड़ेगा। यही तय हुआ था। तभी से हमारे गांव पर निषेधाग का प्रकोप चल रहा है। हर रोज हम लोग क्रिया करते हैं और शानमुखी देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब हमें क्षमा नहीं करना चाहती। ये सुनकर जानवी ने विशाल और आदित्य की तरफ देखा। उस लड़की का नाम क्या था? उस लड़की का नाम राधा था। अपनी माँ का नाम सुनकर अब जानवी को समझ आ गया था कि उसकी माँ ही है जो इस गांव से उस नग को लेकर भागी थी। आंटी, शानमुखी जब एक देवी है तो क्या वो खुद उस औरत को ढूंढकर यहाँ नहीं ला सकती? वो उसको ढूंढ तो सकती हैं, लेकिन नग की रक्षा करना हमारा काम था। वो उसे खुद लेकर यहाँ नहीं आ सकती। वो लड़की जहां भी होगी उस पर देवी का प्रकोप तो शुरू हो गया होगा, लेकिन फिर भी उस नग को देवी यहाँ नहीं ला सकती। उसे कोई इंसान ही यहाँ लेकर आ सकता है, जो कि अब नामुमकिन लगता है। यह सुनकर अब जानवी को सब कुछ समझ आ गया था। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घरों को पहुंच गए। जानवी, ये तो बहुत ही लंबी कहानी निकली। हाँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। माँ उस नग को लेकर यहाँ से भागी थी और शानमुखी देवी के प्रकोप की वजह से ही उनकी ये हालत हुई है। मैंने कई बार देखा है कि माँ ने उस अलमारी में बिल्कुल वैसा ही बक्सा रखा है जैसा देवी की मूर्ति के सामने रखा था, और वो अलमारी की तरफ भी इसलिए देखती रहती हैं। फिर तो उनको ठीक करने का उपाय हमको मिल गया। हम उस नग को यहाँ लेकर आएंगे और फिर देवी से प्रार्थना करेंगे। हो सकता है इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। हाँ, हमें यही करना होगा। चलो अभी यहाँ से निकल जाते हैं। इनको बिना बताए? ये सुनकर जानवी ने कुछ सोचा और फिर उसने एक कागज पर कुछ लिखकर अपने बेड पर छोड़ दिया। उसके बाद ये तीनों रात में ही बिना किसी को बताए वहां से निकल गए। रास्ते में इनको पीछे से कई आवाजें आ रही थी। जानवी, बेटा कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये तीनों ही पीछे पलटकर नहीं देख रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि वो निशी डाक है। अगले दिन दोपहर तक ये सभी अपने गांव पहुंच गए। राधा की माँ अभी भी बिस्तर पर पड़ी उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। माँ, मुझे नहीं पता कि आपने वो नग गांव से क्यों चुराया था और क्यों उसे यहाँ ले आई थी, लेकिन मैं आपको ऐसे बीमार नहीं देख सकती। मैं उस नग को वापस मधुपुर पहुंचाकर रहूंगी, जिससे आप पर लगा श्राप खत्म हो जाए और आप एकदम स्वस्थ हो जाओ। ये सुनकर राधा के शरीर में अजीब सा करंट दौड़ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। माँ, क्या हुआ आपको? जानवी आज पहली बार अपनी माँ को ऐसे देख रही थी। वो अपनी उंगलियों से कुछ इशारा कर रही थी। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक।
मैं अभी मधुपुर के लिए निकलती हूँ। ये कहते हुए जानवी ने उस बक्से को निकाला ही था तभी नहीं। अपनी माँ की आवाज सुनकर जानवी हैरान रह गई और ये तीनों राधा के पास। आज हमारे गांव के लिए खुशी की रात है। आज वो नग हमारे गांव में वापस आ जाएगा और फिर हम सभी निषिडाग के प्रकोप से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, जैसे पहले हुआ करते थे। गांव के सभी लोग क्रिया की तैयारी कर रहे थे। इस तरफ ये तीनों भी अब गांव के गेट के सामने खड़े थे। विशाल, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। सामने 4 लड़कियां खड़ी थी। गीत गाना शुरू करो। ए शान मुखी देवी बिगड़ी मेरी बना दे, ए शान मुखी देवी बिगड़ी मेरी बना दे। तभी उस खाली बक्से में एक नाग आ गया। विशाल और आदित्य ने भी वही किया और इस तरह से 3 कीलें उस मूर्ति के माथे पर गड़ गई थी। गांव में अजीब सी आंधी आ गई थी। गांव के बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सभी हैरान थे। तभी एक आदमी वहां पर आया। शानमुखी की मूर्ति भी अपने आप टूट गई और उसके टूटते ही कल्याणी भी जमीन पर गिर पड़ी। देखते ही देखते कल्याणी बूढ़ी हो गई और फिर कुछ ही देर में वो महज एक कंकाल बन गई। ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। उसने काली दुनिया की एक राक्षसी शानमुखी की उपासना की है और साथ ही निषिडाग का आह्वान भी किया है। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? वो हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती है। उसने शानमुखी से सौदा किया है कि वो हर 3 महीने में उसे एक लड़की की बलि दिया करेगी। गांव के लोग इस बात से कभी राजी नहीं होते, इसीलिए उसने गांव के लोगों। मैंने इस बात का पता लगा लिया था और मांत्रिक ने हमें बताया था कि हमें उसी रात को 4 कीलें निकालकर उस मूर्ति के माथे पर थोकनी है। उसके बाद उस नग को तोड़ देना है। मैं और राधा ये मिलकर करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कल्याणी को मेरे बारे में पता चल गया और उसने मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया था। आई इन तीनों ने मुझे काल कोठरी से बाहर निकाला। अब हम चारों ने मिलकर उन कीलों को निकाला और सही समय पर उन्हें मूर्ति में गाड़कर कल्याणी का खात्मा कर दिया। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन अब वो सभी खुश थे। अब गांव के लोगों ने चौक पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर ली थी। जानवी जब अपने घर पहुंची तो उसकी मां अब एकदम ठीक हो चुकी थी और उनको सही सलामत देखकर जानवी को मानो सारे जहां की खुशी मिल गई थी।